अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का सुबह मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको जो एमसीक्यूज करवाने हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो ज़्यादा इस टाइप के एमसीक्यूज हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जो लंदन फोर्स है ना, उसकी ओरिजिन बता दूं कि लंदन फोर्स कैसे जनरेट होती है। तो पहली चीज़ बच्चों ये देखो, मैंने आपको ये कहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज दी वेंडरवाल फोर्स। ये आपको स्क्रीन पर बेटा, ये मैंने जो सुबह के टाइम लिखा था, फिर हमारी क्लास जो है ना दरमियान में खत्म हो गई थी। वेंडरवाल फोर्स एंड सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन ये एस एस की क्लास है। बेटा मैंने एक मिनट में चेक करने दे, मैंने किसी और ग्रुप में तो लिंक सेंड नहीं कर दिया। नहीं सर, 482 का इक्विलिब्रियम का आई थिंक आपने कहा था सैटरडे को। सेम टाइम है इस वक्त। बेटा हमसे आप क्लास लीव कर दो। ये आपकी तो मैंने लिंक जी नहीं, सर, 9 बजे कहा था आपने। बेटा मैंने लिंक नहीं सेंड किया ना आपके ग्रुप में, ये आप लोगों की क्लास नहीं हो रही बेटा। मैं लिंक सेंड करता हूँ ना वैसे ग्रुप में, मैंने तो लिंक सेंड नहीं किया आपकी क्लास में भी। ये कहीं और क्लास हो रही है, ठीक है। आपका जब क्लास लेनी होगी मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूंगा क्लास से पहले कि इस टाइम पर क्लास हो रही है। अच्छा जी स्टूडेंट्स देखें, मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बता रहा था कि आईएमएफ को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक है जी वेंडरवाल फोर्स एंड सेकंड इज दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेंडरवाल फोर्स को मैं आगे फर्दर दो ग्रुप में क्लासिफाई कर रहा हूं, लंदन फोर्स एंड परमानेंट डायपोल फोर्स। लंदन फोर्स का बेटा एक और नाम मैंने आपको बताया था, टेम्पररी डायपोल फोर्स। और यहीं से बेटा मैं स्टार्ट करना चाह रहा था। देखिए ये जो टेम्पररी डायपोल फोर्स है ना, इसका एक और नाम मैंने ये लिखा है जो आपको नजर आ रहा है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। इसी तरीके से इसको आप टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स भी कहते हैं। मेरा अभी जो पहले 5-10 मिनट में मैंने आपको एक चीज पढ़ानी है वो ये कि ये फोर्स डिवेलप कैसे होती है। देखो, अगर आप इसकी वर्डिंग पे गौर करो, इंस्टेंटेनियस डायपोल या टेम्पररी डायपोल मतलब ऐसा डायपोल जो बहुत ही शॉर्ट लिव है और बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप इस एटम को देखिएगा जिसमें सेंट्रल पार्ट इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कह सकते हैं ना कि ऑन एवरेज जो नेगेटिव चार्ज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स टॉप पर उतने नीचे, उतने राइट उतने लेफ्ट साइड पर। लेकिन मैं आपको सुबह भी इस तरह के बता रहा था बेटा, आप इसको ऐसे समझो जिस तरह फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर ना जब मैच शुरू होता है तो प्लेयर्स तकरीबन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे ग्राउंड में, लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट होता है कुछ टाइम के लिए आप देखते हैं फुटबॉल के पीछे जब प्लेयर्स जाते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम पर सारे प्लेयर्स एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं फुटबॉल के लिए, है ना। तो एटम में भी शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप ये देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक साइड पर ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से आप कहोगे कि उस टाइम के लिए ये एंड स्लाइटली नेगेटिव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक साइड पर मूव करते हुए ज्यादा हो गए हैं और दूसरी साइड पर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। तो इसके नीचे स्टेटमेंट भी लिखी है कि फॉर अ ब्रीफ पीरियड द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर ऑन वन साइड ऑफ एन एटम देन अनदर, दिस कॉजेज अ शॉर्ट लिव डायपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने क्या बात बताई वो ये कि ये जो डायपोल फोर्स है ना ये जनरेट कैसे हो रही है, इंस्टेंटेनियस डायपोल या लंदन फोर्स या इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, ये कैसे जनरेट होती है। तो उसके लिए मैंने सिर्फ ये बात बताई है कि एक एटम जो है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर दी रिस्पॉन्सिबल। अब कैसे जनरेट हो रही है, अब देखें। एक तो आपको इंस्टेंटेनियस डायपोल नजर आ रहा है, एक और मॉलिक्यूल जिसको मैं ए कह रहा हूं बेटा, एक और मॉलिक्यूल है बी, वो बी मॉलिक्यूल इसके पास से गुजर रहा है
और आपको हाँ एक और टीवी चीज राइज बताऊं, कर देता। आपको बेटा एक और चीज भी बताता हूँ कि ये फोर्स जनरेट उस वक्त होती है, लंदन फोर्स, जब आप गैसेस के ऊपर हाई प्रेशर डालते हैं। ठीक है, गैसेस में ही उस वक्त जनरेट होती है। ये एक और मॉलिक्यूल था बेटा बी, और ये बी मॉलिक्यूल इस ए के पास से गुजर रहा था। ठीक है, और इस बी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बच्चों अब ये होगा कि ये जो आपको येलो कलर का शेडेड एरिया नजर आ रहा है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे इस बी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को। और इस रिपलियन की वजह से ये जो बी मॉलिक्यूल है ना, इसकी शेप इस तरह की दिखेगी आपको। देखो, ये ए था ना, ये बी मॉलिक्यूल है। अब आप देख रहे हो इस बी मॉलिक्यूल के अंदर भी, इस बी मॉलिक्यूल के अंदर बेटा एक डायपोल प्रोड्यूस हुआ है। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। कि ये जो डायपोल है ये जनरेट हुआ है, ये प्रोड्यूस हुआ है। यहां पर देखो, दिस वन इज स्लाइटली नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। और ये था बेटा आपका टेम्पररी डायपोल, टेम्पररी या इंस्टेंटेनियस डायपोल। तो अब बस ये बात है, इसमें यही बतानी थी आपको, दोबारा सुन लें कि अब ये जो टेम्पररी डायपोल है ना, इसका एक एंड स्लाइटली नेगेटिव, दूसरा एंड स्लाइटली पॉजिटिव। बेटा माइक ऑफ कर दें, बेटा माइक ऑफ कर दिया करें। इसका तलहा मुमताज, बेटा माइक ऑफ कर दो अपना। अच्छा सर, स्टूडेंट्स, जी बेटा। तो जब वो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो शेप सेम रहती है नहीं एटम नहीं, की। शेप शेप इसकी डिस्टॉर्ट होती है बेटा, शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, इसने नहीं शो की हुई। एटम की शेप इस तरह की हो जाती है, थोड़ा सा ओवल शेप में चला जाता है। अच्छा बेटा अब देखो, यहां पर जो फोर्स जनरेट हो रही है वो ये है भाई, यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान। तो दिस इज द लंदन फोर्स। तो बेसिकली ये एक बहुत वीक फोर्स होती है। ठीक है, बहुत वीक फोर्स है। और ये कब स्ट्रेंथन होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फोर्स आपकी स्ट्रेंथन होती जाती है। तो बेटा फिर सुन लो एक दफा, ताकि हम फिर एमसीक्यूज पर आए। मैंने ये कहा है कि लंदन फोर्स जनरेट कैसे होती है। आप इसको ये स्टोरी इस तरह याद कर लें अपने समझने के लिए, कि एक मॉलिक्यूल था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पर ज्यादा हो गए, दूसरी साइड पर कम, जिसकी वजह से एक एंड स्लाइटली नेगेटिव, दूसरा एंड स्लाइटली पॉजिटिव हो गया है। लेकिन ये टेम्पररी, ये आपका टेम्पररी डायपोल है भाई, ये परमानेंट नहीं है। जिस तरह HCl के अंदर तो आपका डायपोल परमानेंट होता है ना, क्लोरीन इज स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव। ये बेटा आपका टेम्पररी डायपोल है, परमानेंट डायपोल ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है ना, ये फ्लिप करते रहेंगे, कभी नेगेटिव इधर आ जाएगा, कभी और पॉजिटिव इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। तो ये जो टेम्पररी डायपोल है, अब ये क्या करेगा बेटा, इस टेम्पररी डायपोल के सामने से जो एक मॉलिक्यूल गुजर रहा है, जिसको मैंने ये बेटा बताया बी मॉलिक्यूल, तो ये ए क्या करेगा, इस बी मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल प्रोड्यूस करेगा, डायपोल जनरेट करेगा। कैसे? क्योंकि ए के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, जो येलो कलर से मैंने शेड किए हुए हैं, जो ए के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बी के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से बी मॉलिक्यूल देखो आपके पास इस शेप में आ जाएगा। उसके अंदर भी जो डायपोल है वो प्रोड्यूस हो गया। इसको आप कह रहे हैं इंड्यूस्ड डायपोल, इसको आप कह रहे हैं टेम्पररी डायपोल। इसलिए तो इस फोर्स को कहते हैं टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, या लंदन फोर्स, जो भी आपने नाम कहना है। ठीक है, इसके फैक्टर्स बेटा मैंने आपको बताए हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब आ जाते हैं बेटा हम एमसीक्यूज के ऊपर। ये जरा फर्स्ट एमसीक्यू बेटा देखिएगा, कोशिश करें कि पहले 1 मिनट लेकर इसको खुद सोचने की कोशिश करें, और फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। बेटा आप लोग पहले खुद बताएं क्या होगा इसमें, शाबाश। सर ए। ए देखो सर। बेटा, हाँ बेटा देखो, ये यहाँ की कह रहा है कि आपके पास ना एक सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड है, Al2Cl6। अच्छा, सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड को आप हीट कर रहे हैं और Al2Cl6 इज फॉर्म्ड। विच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन Al2Cl6? बेटा ये तो आपने डॉट एंड क्रॉस एग्जाम मैंने आपको क्लास में ही बनवाया हुआ, देखें मैं यहाँ पर दोबारा भी बना देता हूँ। दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ AlCl3, दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ AlCl3। आपको पता है ना, इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं थे। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा, और यहां पर बेटा ये जो क्लोरीन है ये अपना लोन पेयर शेयर करेगा विद दिस एल्यूमिनियम। तो इसमें दो तरह के बॉन्ड्स आ रहे हैं,
एक इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि एल्यूमिनियम और क्लोरीन के दरमियान है, और एक इसमें डेटिव बॉन्ड है जो कि क्लोरीन का लोन पेयर शेयर कर रहा है विद एल्यूमिनियम। तो ए इज द आंसर, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज शोन, व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। देखो इसने बहुत ही आसान कर दिया है। बाज बच्चे ना इस शेप को देख के बता रहे होते हैं कि सर वो एग्जामिनर ने बिल्कुल लीनियर बनाया हुआ है, तो हम इसको लीनियर ही तो बोलेंगे। क्या शेप है भाई, जरा आप लोग बताएं। नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। जी बेटा, इसकी शेप होगी नॉन लीनियर। ठीक है, कैसे देखो, लीनियर बेटा उस सूरत में होती ना, अगर आपके पास BeCl2 होता है, देखो BeCl2, तो BeCl2 में क्योंकि आपके पास दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स 180 डिग्री पर अरेंज होते। दिस इज लीनियर भाई, दिस इज लीनियर। लेकिन बच्चों ये लीनियर नहीं होगा जो वो आपको SO2 कह रहा है, क्योंकि SO2 में सल्फर के ऊपर लोन पेयर है, राइट। लोन पेयर की वजह से इसकी शेप लीनियर नहीं होगी बल्कि नॉन लीनियर होगी। कैसे, ये देखो, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर इनको रिपेल करता है भाई, तो रिपेल करने की वजह से ये इस तरह होगा। ये मुझे एंगल भी वैसे थोड़ा बता देंगे आइडिया, क्या एंगल होना चाहिए इसके, अप्रोक्सीमेट एंगल। जी बेटा, अप्रोक्सीमेट एंगल क्या होना चाहिए इसका स्टूडेंट्स। सर पहले MCQ क्या आंसर था? एक मिनट, मुझे लग रहा है मेरा नेट जो है ना तंग कर रहा है आप लोगों को, वेट अ मिनट बच्चों। सर आ रही है आवाज। बेटा पहले MCQ का आंसर तो ए था ना यूसुफ। पहले MCQ का तो ए आंसर था। सेकंड का आंसर बेटा क्या होगा, जरा बोलिएगा। बी। बी इज द आंसर ना, नॉन लीनियर भाई, नॉन लीनियर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन द अमोनियम आयन NH4+। अमोनियम कहते हैं बेटा NH4+ को, देखो ये इस तरह है, दिस इज NH3। सर 107 है ना। देख लो भाई, ये देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर डेटिव बॉन्ड बना रहा है विद हाइड्रोजन आयन। तो अब ये जहन में रखना कि नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया है। अब नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। तो बच्चों बताओ, 4 बॉन्ड पेयर्स हो अगर, 0 लोन पेयर हो, तो क्या बनता है जी। सी। 109.9 टेट्राहेड्रल। बिल्कुल CH4 की तरह होगा, टेट्राहेड्रल। तो सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, विच शेप इज करेक्टली प्रिडिक्टेड बाय वेस्पर थ्योरी। मुझे सारे जरा बता दो, सारे कॉम्बिनेशन, अगर 2 बॉन्ड पेयर्स हों, 2 लोन पेयर हों, क्या शेप होती है बच्चों। बेंट। बेंच शेप। बेंट शेप भी कह दो, नॉन लीनियर भी कह दो, वी शेप भी कह सकते हो। तो इसने तो गलत बताई हुई है ना बेटा, इसने लीनियर बताई हुई है, गलत है। अच्छा बी में देखो, अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो बेटा, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, सेम होगा ये सर। टेट्राहेड्रल बता रहा है, गलत है बेंच। बेटा। 3-1 के साथ क्या होता है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। पिरामिडल। यस, ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ये बिल्कुल ठीक इसने बताया हुआ भाई, सी इज द आंसर। और देखो ना 3-1 भी रॉन्ग है ना, 3-1 ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर कब होता है, जब 3-0 हो, है ना बेटा। 3-0 के साथ 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तब आपका ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, ये बेटा आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा, जल्दी से करें, शाबाश। डी होगा सर। अच्छा देखो, 1 बाय 1 हम कर, सी होगा। चलें देखते हैं, सारे देखते हैं ऑप्शन। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अमोनियम आयन। पहले तो बेटा इस तरह समझ लेते हैं, ये है आपके पास NH3। बेटा NH3 जो होता है ना वो बेस होता है, राइट, और ये है H+, ये रिएक्शन करेंगे और ये बनेगा NH4+, अमोनियम आयन।
अब बेटा देखो कि इसमें अमोनिया इज अ बेस, क्योंकि अमोनिया इज एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। अमोनियम आयन के बारे में मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ये जी NH4+। जरा मुझे अमोनियम आयन की नेचर बताइएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या है बेटा? जी बच्चों, अमोनियम आयन की क्या नेचर है? अमोनियम आयन इज डोनेटिंग अ प्रोटॉन, तो इसको एसिड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? एसिड। बस पहले तो ये याद रखो ना, अक्सर बच्चों को ये डिफरेंशिएट नहीं करना आ रहा होता। बेटा अमोनिया इज अ बेस, लेकिन जो अमोनियम है ना, अमोनियम इज एसिड। ठीक है, अमोनियम इज एसिड। अब आप इसकी जरा स्टेटमेंट पढ़ते जाओ। वो कह रहा है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन को हम इस तरह ड्रॉ भी कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या इसका डॉट एंड क्रॉस ये बेटा इस तरीके से है। कह रहा है एन एक्वस अमोनियम आयन इज अ वीक बेस। बेटा अमोनियम बेस है या एसिड है? अमोनियम NH4+। एसिड। एसिड है ना बेटा, ये तो बेस नहीं हो सकता। अमोनियम तो H+ को डोनेट कर रहा है। बेस क्या होता है जरा बताओ? अमोनिया इज अ बेस। अमोनिया इज अ बेस ना। एक्सेप्टर होता है। हाँ, तो एक्सेप्ट। अमोनिया बेस है। एक मिनट में जरा आपके मैसेज पढ़ लूं। हमजा कह रहे हैं कि सम स्टूडेंट्स वुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन। क्यों बेटा हमजा? कोई इनको नहीं, जूम में तो प्रॉब्लम नहीं है, लिंक पे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा चलें बेटा, एन एक्वस अमोनियम आयन इज अ वीक बेस, ये बात गलत है ना। अमोनियम आयन एसिड है, बेस नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखें, अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू मेक अमोनिया गैस। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने नहीं पढ़ा हुआ, कि आपने एएस में तो नहीं पढ़ा हुआ। ओ लेकिन जब लेवल्स आप में किया। लेकिन जब आप इनऑर्गेनिक करेंगे वहां भी करेंगे, एएस में, ओ लेवल्स में भी किया हुआ है। मुझे ये बताओ बच्चों, अमोनियम आयन का क्या टेस्ट, अमोनियम आयन का क्या टेस्ट आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था क्योंकि अमोनियम आयन इज एसिडिक इन नेचर, या जिन सॉल्ट्स में अमोनियम होगा ना वो एसिडिक होंगे, तो इसका टेस्ट ये पढ़ा था आपने कि आप इसमें NaOH डालते हो, ठीक है ना, फिर क्या होगा? अमोनिया गैस निकलती है। अब आप कहेंगे भाई इतना ज्यादा रिएक्शन कैसे करते हैं? तो आपको एक शॉर्टकट बेटा ये बताता हूं कि देखो, अमोनियम इज एसिडिक, अमोनियम इज एसिडिक, तो क्या एसिड एसिड से रिएक्शन करता है? बताओ नो। बेटा। नहीं ना। नहीं। अगर अमोनियम का रिएक्शन करवाना है तो आपको बेस के साथ करवाना है। ये देखें, जिस तरह आप ओ लेवल्स में करवाते थे कि ये आपके पास बच्चों, ये आपके पास NH4+ होता था, आप इसका OH के साथ रिएक्शन करवाते थे। याद नहीं है जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटाइंस करते थे, उसके अंदर पॉजिटिव आयन में आपने NaOH डाला और ये अमोनिया निकलता था और वाटर, और इस अमोनिया गैस को फिर आप टेस्ट करते थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि अमोनियम सल्फेट, जो कि खुद एक एसिडिक सॉल्ट है भाई, अमोनियम सल्फेट इज एसिडिक सॉल्ट। अच्छा बच्चों, मैं क्यों कह रहा हूं वाई अमोनियम सल्फेट इज एसिडिक? मुझे कैसे पता है भाई कि अमोनियम सल्फेट एसिडिक है? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इसमें अमोनियम आ रहा है। अमोनियम इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है बच्चों? बेटा आप अगर रिस्पॉन्ड सर कर, दोबारा समझाते। कि मैं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि पहले तो आपको ये समझना है कि अमोनिया और अमोनियम, इसमें एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है। हम्म। जी सर। बेटा आपने आगे से जवाब देना है ना, अमोनिया और अमोनियम में एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है? अमोनिया अमोनिया बेस है और बेस है। अमोनियम एसिडिक है। अच्छा अमोनियम क्यों एसिडिक है ये बताएं। क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अब ये बताओ कि क्या एसिड एसिड से रिएक्शन करता है या एसिड बेस से रिएक्शन करता है? एसिड बेस से करता अब ये देखो, ये जो नीचे उसने लिखा हुआ है ना ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है, मैं इसको रॉन्ग क्यों कह रहा हूं, इसलिए ये कह रहा है अमोनियम सल्फेट दिस इज द एसिडिक सॉल्ट ना, रिएक्ट विद HCl, तो क्या ये एसिडिक सॉल्ट एसिड से रिएक्शन करेगा अमोनिया गैस बनाने के लिए? नहीं सर, नहीं। नहीं, तो इसलिए ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी पर आओ बेटा, अमोनियम आइन हैज अ पिरामिडल शेप with HNH बॉन्ड एंगल ऑफ 107। बेटा ये अमोनियम आयन की बात कर रहा है, अमोनिया की नहीं कर रहा। अगर तो ये कहता अमोनिया, अगर ये कहता अमोनिया, तो मुझे ये बताओ बच्चों
कि अमोनिया में ये HNH क्या एंगल आपको याद करवाया था भाई, बोलो जरा। 107 107, लेकिन ये अमोनिया में है। मुझे बताओ यहाँ अमोनियम में क्या होगा टीट्राहेड्रल होगा एंगल? 109.5 109.5। तो ये भी गलत हो गया या नहीं हो गया भाई? हो गया। वो कह रहा है, दूसरा कह रहा है पिरामिडल शेप है, इसकी तो टेट्राहेड्रल शेप होती है भाई अमोनियम आयन की, नॉट पिरामिडल, तो ये बात भी गलत है। अब डी इज द राइट आंसर। क्यों? कह रहा है दी 4NH कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, आपको अगर ये कंफ्यूजन है ना कि इसमें जी 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, 3 कोवेलेंट है और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, तो बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट को भी वो कोवेलेंट में ही कंसिडर कर रहा है। रीजन, क्योंकि चारों में शेयरिंग हो रही है, नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में सिर्फ ये होता है कि वन साइडेड शेयरिंग होती है ना, ठीक है? तो शेयरिंग तो बेटा सब में हो रही है, इसलिए वो चारों को कोवेलेंट ही कह रहा है। द 4NH कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अमोनियम आयन आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल से बेटा यहां पर ये मतलब है, आइडेंटिकल से बेटा यहां पर ये मतलब है कि तमाम जो बॉन्ड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ एक जैसी है या नहीं है, ये पूछ रहा है। बताओ, तमाम बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ एक जैसी है या नहीं बेटा NH4+ में? ये आप कहते हैं भाई एक स्ट्रांग है और 3 वीक है, बेटा इसके ऊपर ना लिखे ना स्क्रीन पर। जी बेटा बताएं, तमाम बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ एक जैसी है या नहीं है? जल्दी से बताएं भाई। है सेम है ना, क्योंकि देखें बॉन्ड में क्या हो रहा है कि असल में तो यहां पर अट्रैक्शन है बस। देखो, ईच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2 एटम्स के न्यूक्लियाई खींच रहे हैं। इब्राहिम अहमद बेटा मत आप लिखो ना स्क्रीन पर। अच्छा बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि ईच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम्स, हाइड्रोजन एटम भी अपनी तरफ खींच रहा है, नाइट्रोजन एटम भी, तो चारों बॉन्ड्स में एक जितनी स्ट्रेंथ है। और आपको एक और बात बता दूं, जब एक दफा डेटिव बॉन्ड बन जाता है ना, तो फिर स्ट्रेंथ वाइज वो कोवेलेंट के बराबर होता है, ठीक है? अब ये नहीं कह सकते डेटिव वीकर है या कोवेलेंट स्ट्रॉन्गर है, या कोवेलेंट वीकर है डेटिव स्ट्रॉन्गर है। वंस अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो वो फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। अब आप ये नहीं बता सकते NH4+ में बेटा आइडेंटिकल का मतलब समझ लें। आप NH4+ में अब ये नहीं बता सकते कि इसमें डेटिव बॉन्ड कौन सा है और 3 कोवेलेंट कौन से हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ वाइज तो चारों एक जैसे हैं। तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज Al2Cl6 at room temperature. When heated to high temperature, AlCl3 molecules are formed. What are the arrangement of bonding pair of electrons around the aluminum atom in two forms of aluminum chloride? देखो बहुत आसान है। एक वो कह रहा है AlCl3 ना, वो ये है बेटा। सेकंड वो ये कह रहा है कि आपके पास इस तरह है, देखो ऐसे, और अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं जी कि ये जो ब्लू कलर वाला एल्यूमिनियम है ना, जरा इसको देखिएगा 1 मिनट के लिए। 1 2 3 4 5 6। बेटा ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बन रहा है या नहीं बन रहा, बोलो? यस सर। तो अब बन इस रहा है। एल्यूमिनियम के पास कितने बॉन्डिंग पेयर हैं भाई? 4 बॉन्डिंग पेयर है इस एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास इन Al2Cl6। अगर हम Al2Cl6 की बात करें तो ईच एल्यूमिनियम इज सराउंडेड बाय 4 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर्स। तो क्या शेप होनी चाहिए बच्चों? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और AlCl3 को बच्चों देखो, AlCl3 के अंदर एल्यूमिनियम इज सराउंडेड बाय 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, प्लेनर। तो बेटा क्या इसका आंसर बनेगा? बी। बी इज द आंसर, ठीक है बेटा। एक तो मैंने ना आपको भी आइडिया होगा, आप लोग क्लासेस में काफी छुट्टियां कर रहे थे, बीच में कोई सेरेमनी आ रही थी, कभी क्या फंक्शन आ रहा था, तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट बिल्कुल अपडेटेड जो मैंने इस साल अपने ऑनलाइन बच्चों को करवाया ना शाम को, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। सबको लिंक मिल गया ना बेटा? यस सर। केमिकल बॉन्डिंग का ना पूरी प्लेलिस्ट, लेक्चर थोड़े ज्यादा है डेफिनेटली, बहुत लंबा चैप्टर है, तो उसके 14 लेक्चर्स हैं, ठीक है?
तो अगर आपने कोई क्लास मिस की है तो इतना रिस्पॉन्सिबल अब आपको होना चाहिए बेटा, क्लास मिस करने के बाद ना आपने वो रिकॉर्डिंग सुननी है और आप शुरू वाली रिकॉर्डिंग्स प्ले कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आपने एक तो वो लाजमी सुनना है, ठीक है। और अगर कोई और किसी और सर जी बेटा। सर आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग सर, ये जो EL2 CL6 है, इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल्स का अगर वो एग्जामिनर पूछ ले तो वो क्या होगा? 109.5 ओके सर। और सर आज आप जो आज सुबह वाली क्लास हुई है वो नहीं, वो उसकी नहीं आप हुई ना बेटा, रिकॉर्डिंग सेंड कर वो नहीं हुई बेटा, वो असल में नेट नहीं काम कर रहा था इसलिए वो अभी क्लास हो रही है। सुबह हमने आधा घंटा जाया किया, बस कुछ भी नहीं हुआ उसमें। ओके सर। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। विच रो शोज द करेक्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल प्रोपीन। अच्छा, अब आप कहेंगे सर मिथाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चर तो मैं बना देता हूँ, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं। प्रोपीन मीन 3 कार्बन्स, ठीक है, और मिथाइल प्रोपीन बेटा इस तरह आ रहा है। अच्छा, क्योंकि वो बेटा नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड वगैरह पूछ रहे हैं तो बेस्ट ये है कि आप इसको ओपन करके ड्रॉ करो, ठीक है, इस तरह करके। अब ये कह रहा है विच रो शोज द करेक्ट नंबर ऑफ, पहले तो देख लो भाई इसमें कोई मसला तो नहीं है कार्बन के। हाँ ये देखो ना, अब देखो ठीक हो गया भाई। कार्बन के 4 4 बॉन्ड्स काउंट कर लो भाई, पूरे हैं या नहीं है, वरना आंसर गलत निकलेगा ना, फायदा नहीं है। सही है बेटा। जी सर पूरे हैं। अच्छा, अब आपने बताना है विच रो शोज द करेक्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल प्रोपीन, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा सर बॉन्ड। आंसर सी है। बेटा अभी देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को मैं जरा कट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो भाई डबल में से एक बॉन्ड तो सिग्मा होता है ना, ये तो कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड बेटा एक है, सी बिल्कुल सही है भाई, ये एक पाई बॉन्ड है बेटा। बस आपको पता है ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज द पाई बॉन्ड, ठीक है। तो 11 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, बेटा ये क्लियर है ना। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा बच्चों जरा जल्दी से। एट रूम टेम्परेचर, अच्छा इन दोनों का कंपैरिजन क्यों हो रहा है, पहले तो ये देखो ना बेटा, बोथ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप 6। अगर आप ग्रुप 6 को देखो तो उसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है, उसमें सल्फर भी आ रहा है, और ये उनके हाइड्राइड्स हैं H2O एंड H2S। वो कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर H2O इज लिक्विड, H2O इज अ गैस। और आपको बेटा ये बताया मैंने, H2S गैस की जो स्मेल होती है रॉटन एक्स स्मेल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, आपके सिलेबस में है इसकी स्मेल का, वो पूछता है कि इसकी स्मेल किस टाइप की है, रॉटन एक्स स्मेल। व्हाट इज द रीजन ऑफ द स्टेट, आप ये रीजन ढूंढे भाई कि व्हाई H2O इज लिक्विड एंड व्हाई H2S इज अ गैस। जी बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्ड। यस बेटा, ये तो अभी हमने बिल्कुल रिसेंटली किया है कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2S में नहीं होती। क्यों नहीं होती वैसे जी H2S में, बताओ इब्राहिम बेटा, आप क्यों बार बार स्क्रीन पे लिख रहे हो बेटा, इब्राहिम। फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। सर मैं नहीं कर रहा, ये इम्पर्सनेटर है। More than अच्छा 2 shells हैं। जी शाबाश, मोर देन 2 शेल। मैंने आपसे ये कहा था बेटा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो बहुत ज्यादा हैं, जो मैंने कहा था मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में मैंने आपको निशानी बच्चों ये बताई थी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और ये क्यों है, क्योंकि इनके साइज स्मॉल है, इनके पास सिर्फ 2 शेल हैं। अगर 2 शेल से ज्यादा वाला कोई एटम होगा ना, जिस तरह क्लोरीन, क्लोरीन हैज 3 शेल, तो नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से, एटॉमिक साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, इसलिए वो अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। सल्फर के पास भी 3 शेल है, तो सल्फर बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बना सकता बिल्कुल भी। H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट IMF, ठीक है ना, जिसकी वजह से वाटर इज अ लिक्विड। अब देख लो क्या कह रहा है ऑक्सीजन हैज फर्स्ट। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं होता भाई चेंज इन स्टेट में, हम चेंज इन स्टेट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसमें बिल्कुल रोल नहीं है आयोनाइजेशन एनर्जी का। कोवेलेंट बॉन्ड, ये मुझे बताओ बच्चों, क्या कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रेंथन होने का या वीकन होने का कोई रोल है कि जी यहाँ
जो है ना, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड वीक है या कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है, इसका रोल होता है? बताओ। नो सर। नहीं, इसका कोई रोल नहीं है भाई। आप जब फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे होते हो, लिक्विड से गैस या सॉलिड से लिक्विड, सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स में, ये बात गौर से सुनो बच्चों, आप जब सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे होते हो, तो बेसिकली आप कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ रहे होते हो या आईएमएफ तोड़ रहे होते हो? आप आईएमएफ को ब्रेक डाउन कर रहे होते हो, ठीक है ना? ठीक है। यस सर। इसका आंसर ये होगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल बट नॉट बिटवीन H2S। अच्छा, डी क्यों रॉन्ग है भाई? डी को जरा आप लोग बताएं ना, व्हाई डी इज रॉन्ग? इंस्टेंटेनियस डायपोल होते ही नहीं। वकार, आप कह रहे हो इंस्टेंटेनियस डायपोल होती ही नहीं है वाटर में, ये बात तो गलत है भाई। नहीं सर, होती है, पर जब आप हाई लेवल पे देखते हैं ना, जब बाकी पॉइंट्स को कवर कर देते हैं तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। जी, देखो, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स इज प्रेजेंट इन एवरी मॉलिक्यूल बिकॉज दिस इज प्रेजेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन भाई अब वाटर में तो इलेक्ट्रॉन्स कम है ना, H2S में ज्यादा है। वैसे H2S में लंडन फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, लेकिन वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो तमाम तरह की आईएमएफ से मतलब स्ट्रांग है, ठीक है? तो इसलिए जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए ना, वहां पर आपने ना इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, ना वहां पर आपने दूसरे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के साथ कंपैरिजन करना है। जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है और दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो बस जिसमें आ रही है आप कहोगे इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उसको आपने सब फेवर उसी को देनी है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड सब्लाइम्स। सब्लाइम्स मीन कि ये सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में जा रहा है एट 178। Which structure best represents the species in the vapor at this temperature? अच्छा, ये आपको मे बी ये मे भी आपको मैं बताता हूँ, ये आपको मे भी इतना अच्छा समझ ना आए क्योंकि इनऑर्गेनिक में एल्यूमिनियम क्लोराइड को आपने थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखना है, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको, कुछ तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो, आपको ये पता है कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, अच्छा, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक बड़ा अजीब सा मॉलिक्यूल है भाई। इसकी ना नेचर चेंज होती रहती है। ये इसमें आयोनिक कैरेक्टर भी है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। अच्छा, ये बताओ, ये आयोनिक कैरेक्टर, ये कोवेलेंट क्या नाम है कैरेक्टर, और आयोनिक कैरेक्टर, ये मतलब कैसे किसी मॉलिक्यूल में आता है? इसके बारे में कुछ आइडिया है कि कब किसी मॉलिक्यूल में आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा और कब किसी मॉलिक्यूल में? सर बोलो बोलो, शाबाश। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत बढ़ जाता है, फिर एक एग्जैक्टली, आयोनिक कैरेक्टर शाबाश, आ जाता है। शाबाश बेटा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है ना, तो फिर आपको मैंने ये पॉइंट लिखवाया हुआ है ना बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, या नहीं? Yes, sir. जो कुछ लिखवाया हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको जब इनऑर्गेनिक कराऊंगा तो वहां ये बात बताऊंगा कि जो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, अराउंड 180 टू 200 डिग्री सेल्सियस जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है विद आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है? इसमें कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर भी होता है बेटा, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहां पर हम आंसर तक कैसे पहुंचते हैं अभी आपको बताता हूं। ये बताओ कि 178 डिग्री तक, 178 डिग्री पर एक चीज गैसियस फॉर्म में जा रही है भाई, आपके ख्याल में ये टेम्परेचर बहुत हाई है या बहुत हाई नहीं है? वैसे अगर ये आयोनिक कंपाउंड होता, अगर ये आयोनिक कंपाउंड होता बेटा, तो आयोनिक कंपाउंड को गैसियस फॉर्म में भेजने के लिए कितना टेम्परेचर होता है आपके ख्याल में? जरा गेस तो करें। मैं आपको NaCl का आइडिया दे देता 1800 हूं। हाँ, NaCl का आपको आइडिया दे देता हूं। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री है। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 है, बॉइलिंग नहीं, मेल्टिंग। बॉइलिंग तो 1000 से भी ऊपर होगा, और ये 178 पर गैसियस फॉर्म में जा रहा है। तो बताइएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई है या आप कह रहे हैं लो है? लो है सर। लो है। लो है। अगर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को आयोनिक कंपाउंड मानते, तो भाई इसको गैसियस फॉर्म में भेजने के लिए ना मिनिमम 1000 से ऊपर टेम्परेचर चाहिए होता। तो ये तो 178 पर, वाटर का देखो ना बेटा, वाटर कितने पर बॉयल हो रहा है? 100 डिग्री पर, ठीक है? तो इसलिए 178 डिग्री पर ये गैसियस फॉर्म में जा रहा है। तो यहां से आपको ये हिंट मिल रहा है कि ये इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है। इट मींस
आप इसके आयनिक बॉन्ड तो इसमें नहीं होगा, फिर आप क्या चीज ब्रेक डाउन कर रहे हो इसके अंदर? वीक आईएमएफ इसकी ब्रेक डाउन हो रही होंगी, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे समझो भाई कि ये Al2Cl6 था एक मॉलिक्यूल, ये Al2Cl6 था दूसरा मॉलिक्यूल, ये Al2Cl6 था तीसरा सर मॉलिक्यूल। आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही आवाज? स्टूडेंट्स एक मिनट वेट कीजिएगा बेटा, स्टूडेंट्स एक मिनट वेट करें। जी बेटा बाकी बच्चों को भी आवाज नहीं आ रही, जरा बोलिएगा। सर बीच में कट रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा बेटा थोड़ा सा वेट करें ना, क्या पता खुद ही ठीक हो जाए, मैं तो भी कुछ नहीं कर सकता इस पे अभी ना। आ रही है, अभी सही ठीक है। है अब आ रही है सर ठीक है सही। बेटा। अच्छा बेटा मैं ये कह रहा था, देखो मैं ये कह रहा था कि अब 178 डिग्री जो उसने लिखा है ना, ये आपके लिए हिंट है कि भाई इसमें आईएमएफ थी जो ब्रेक डाउन हुई, तो लिहाजा अब जब आप ये आईएमएफ को ब्रेक डाउन करोगे तो आपके पास जो वेपर्स बनेंगे ना वो Al2Cl6 के बनेंगे। मतलब सीओडी नहीं है, मैं आपको ये यहां से एलिमिनेट करना चाह रहा हूं। सीओडी क्यों नहीं है भाई? सीओडी इसलिए नहीं है कि जो सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना उसका फॉर्मूला होता है Al2Cl6। तो अगर आपने Al2Cl6 को सबलाइम किया है 178 पर, तो इसका मतलब यह है बेटा, आवाज फिर नहीं आ रही मुझे लगता है ना स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स एक मिनट वेट कीजिएगा बेटा, एक मिनट वेट करें बेटा। अब जरा देखिएगा बेटा, आवाज मेरा ख्याल है फिर जो है ना, अब चेक करें स्टूडेंट्स। आ रही है सर। आ रही है। अच्छा स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा था कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट 178 इज द लो बॉइलिंग पॉइंट, तो ये आपको रिकमेंड कर रहा है कि वीक आईएमएफ होंगी। तो इससे एक चीज कंफर्म होगी कि ए सीओडी नहीं हो सकता, क्योंकि सीओडी में ना, सीओडी में तो वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन कर रहा है भाई, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें ठीक है बेटा, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी सर आ रही है। ये सब सही है। अच्छा बेटा अब जल्दी से मैं इसको एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर लूँ जरा, वेट अ मिनट। एक मिनट स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा था कि AlCl3 ये मैं क्यों कर रहा हूं, सुने। ये तो इसलिए कर रहा हूं कि भाई जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये आपका कोवेलेंट है, इसने चार्जेस डाले हुए, इसलिए डी इज द रॉन्ग। लेकिन सी मैं इसलिए एलिमिनेट कर रहा हूं बच्चों, सी उस सूरत में बनता अगर मैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन करता, तब सी ने बनना था बेटा। कौन सा बॉन्ड मुझे ब्रेक डाउन करना था कि सी बनता? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये इतने आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता, 178 डिग्री पर ब्रेक डाउन कभी भी नहीं होगा भाई। इसको अगर ब्रेक डाउन करना है तो आपको अच्छी खासी ज्यादा एनर्जी थाउजेंड्स में होगा, या 800 900 इस पर। तो ये जो लो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये मुझे रिकमेंड कर रहा है भाई कि सी नहीं है, क्योंकि Al2Cl6 में जो डेटिव बॉन्ड है वो 178 पर तो ब्रेक डाउन नहीं होने वाले। डी इसलिए नहीं है क्योंकि उसने इसको आयोनिक कंपाउंड शो किया हुआ, ए और बी में से कोई होगा। ए और बी में से बच्चों बी क्यों रॉन्ग है?
सर क्योंकि उसमें लोन पे एल्यूमिनियम से क्लोरीन की तरफ यस, दिखा रहा है। एल्यूमिनियम के पास तो लोन पेयर ही नहीं होता और ये एल्यूमिनियम का लोन पेयर शेयर कर रहा है विद क्लोरीन, तो ए इज द राइट आंसर। फिर देख लो, वो कह रहा है विच स्ट्रक्चर बेस्ट रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज इन द वेपर एट दिस टेम्परेचर। और आपको ये बात भी बताऊं कि जो Al2Cl6 है ना बच्चों, इसको डायमर बोलते हैं। डायमर पता है क्यों बोलते हैं? डायमर, डाई कहते हैं टू, मर मीन मॉलिक्यूल। डायमर इसलिए है ये कि डायमर इसलिए बेटा ये कि इसके अंदर दो दो मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पर आते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, हरिए बच्चों। विच रो इज करेक्ट? जल्दी से बोलो भाई, मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। ए, ट्राइगोनल प्लेनर तो हो नहीं सकता, यहां पर होगा आपका पिरामिडल, बिल्कुल ठीक है। SCl2 लीनियर नहीं होगा भाई, SCl2 नहीं सर, क्यों? सल्फर के पास लोन पेयर भी है। जी शाबाश, देखो 1 2 3 4, कितने लोन पेयर होंगे सल्फर के पास, ये भी बताओ। तो हाँ, अच्छा देखो, अब आप एक चीज नोट कर रहे हो कि वो इसको भी नॉन लीनियर कंसिडर कर रहा है, ठीक है ना। इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बता रहा वैसे। आपको पता है ये बेंड शेप या वी शेप, लेकिन इसको ये नॉन लीनियर कह रहा है। तो आपने बता रहे हैं जी। और H3O+ की शेप ना जस्ट लाइक अमोनिया है। देखो ये वाटर होता है ना, 1 2 3 4 5 6, ये एक हाइड्रोजन इधर आएगा बच्चों, ऐसे एक हाइड्रोजन इधर आएगा, लेकिन एक H+ ने डेटिव बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये है भाई 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। तो H3O+ इज जस्ट लाइक अमोनिया, SCl2 नॉन लीनियर, तो ए इज द आंसर। सर जी बेटा। सर हम किस टेम्परेचर तक मतलब कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का कंसिडर करेगी कि वो ब्रेक हो रहा है? मैं आपको बेटा इसका, मैंने आपको वो आंसर नहीं दिया जो इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ाऊंगा। वो ये है कि इसमें टेम्परेचर रेंज है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक यूनिक सा मॉलिक्यूल है, बाकी मॉलिक्यूल से डिफरेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पर, अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पर जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है विद आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आप 200 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अबव 200, आपको कहीं रेंज याद नहीं करनी, अबव 200 अगर आप करोगे ना बच्चों, तो फिर ये Al2Cl6 ब्रेक डाउन होगा। भला किस में बताओ? AlCl3। जी शाबाश, AlCl3 में। तो ये मैं आपको इनऑर्गेनिक में वहां पर बताऊंगा, और ये 3 पॉइंट्स वहां लिखवाऊंगा बेटा। अभी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी आपने इनऑर्गेनिक में वहां पर आपने पीरियड 3 के क्लोराइड्स पढ़ने हैं। तो वहां पर ही आपको लिखवाऊंगा कि किस टेम्परेचर पर जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसमें आयोनिक करेक्टर ज्यादा होता है, किस टेम्परेचर पर उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई कि 178 उसने हिंट दिया हुआ था। 178 डिग्री पर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई आयोनिक कंपाउंड गैसियस फॉर्म में चला गया हो, सुना है? नो सर। नहीं, 178 पर नहीं जाता, ठीक है। लेकिन मैं आपको कोई टेम्परेचर रेंज या बेटा हम नहीं बता सकते इस तरह के, इस टेम्परेचर पर ये होगा, नहीं, कोई टेम्परेचर रेंज हमारे पास नहीं होती, ठीक है। बस हम इसी बेस पर बता रहे होते हैं, लो टेम्परेचर है पर अगर स्टेट चेंज हो रही है तो ये कोवेलेंट होगा, हाई टेम्परेचर पर अगर वो जाकर मेल्ट हो रहा है तो वो आयोनिक होगा। कोई रेंज तो आपने ओ लेवल्स में भी नहीं पढ़ी होगी, है ना। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ जल्दी से। ए। नाइट्रोजन, एक मिनट स्टूडेंट्स, आप जरा इसको सॉल्व करेंगे। सर ए। अच्छा बेटा देखिएगा कि नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ हैव Mr28। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन is 77 Kelvin. The boiling point of carbon monoxide is 82 Kelvin. ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है ना बच्चों, ये केस
आपको याद है जो मैंने इस तरह टेबल बनाकर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिस्कस किया था कि अब नाइट्रोजन है 7, दूसरे नाइट्रोजन के पास 7, 14 इलेक्ट्रॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। फिर मैंने कहा था एक ये आपका नॉन पोलर है, दूसरा बेटा आपका पोलर है। नॉन पोलर में सिर्फ लंदन फोर्सेस हैं, जबकि पोलर मॉलिक्यूल के अंदर लंदन फोर्सेस के साथ परमानेंट डायपोल फोर्स भी है। तो बेटा बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जी स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। जी तो आंसर देखो, वो कह रहा है व्हाट कुड बी डिफरेंट, व्हाट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट? कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल हैव अ परमानेंट डायपोल, द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर, जबकि नाइट्रोजन, अच्छा दूसरा देखो ना, बी सी क्यों रॉन्ग है ये भी तो चेक करना है। कह रहा है नाइट्रोजन के पास, जी बेटा बेटा कुछ कह रहे हैं? जी बेटा नहीं कुछ सर। कह रहे हैं तो अच्छा बेटा देखो, नाइट्रोजन के पास ना सिग्मा और पाई बॉन्डिंग है, क्या बॉन्डिंग का रोल होगा भाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में? क्या कोवेलेंट बॉन्ड का रोल है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में? नो सर। हाँ सर। नहीं, इसका नहीं है भाई, आईएमएफ का होता है। फिर सी में कह रहा है कि नाइट्रोजन है स्ट्रॉन्ग। अच्छा ये आंसर किसका बन सकता है आपको बताऊं? अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि भाई वाई नाइट्रोजन गैस इज अनरिएक्टिव। आपने देखा है कि आपके रूम में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस हैं, राइट, लेकिन दोनों रिएक्शन तो नहीं कर रही। तो मैं अगर कहूंगा कि वाई नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव, तो आप मुझे ये आंसर दोगे कि सर नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, और रिएक्शन के अंदर तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं या नहीं होते? जब जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं या नहीं होते, बताएं। यस सर। तो बेटा अगर रिएक्शन में तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ने ब्रेक होना है, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि नाइट्रोजन को लीस्ट रिएक्टिव बना रहा है। ठीक है, और डी क्यू रॉन्ग है बेटा, वो कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, गलत है, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 12 हरी अब। Which row about the silicon and magnesium and their ions is correct? Silicon has greater atomic radius than magnesium। बेटा सही बात है गलत है, जल्दी से बताओ। गलत। क्यों? गलत क्यों भाई? पीरियड में आ गया। क्योंकि सर लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता है ना, यही है ना रीजन? जी सर। ए रॉन्ग है। सिलिकॉन हैज लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन मैग्नीशियम, ये भी आपने नहीं पढ़ा, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, लेकिन ये बात wrong। ठीक है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम इज मेटल, सिलिकॉन इज सेमी मेटल ना। लेकिन आगे इसकी सिलिकॉन हैज 4, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है बेटा। ठीक है, अच्छा इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको जरा देखते हैं। सिलिकॉन हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट। बेटा सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, सिलिकॉन, ये भी आपने नहीं पढ़ा हुआ। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं बेटा, जिस तरह डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ना, डायमंड, उसी तरीके से सिलिकॉन का स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह डायमंड में एक कार्बन 4 एटम से कनेक्ट होता है, इसी तरह सिलिकॉन में एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से कनेक्ट होता है, और अगला सिलिकॉन फिर 4 के साथ, तो जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। बताओ जॉइंट स्ट्रक्चर जो है ना, उनको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये बात भी गलत है। हम जो सही आंसर है मैं उस पर आता हूं बेटा, मेरा ख्याल है डी ही सही आंसर होगा। द रेडियस ऑफ सिलिकॉन इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ मैग्नीशियम। ये क्यों, अब जरा देखते हैं बेटा। Mg2+, 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है। Si4+, बेटा वैसे तो सिलिकॉन के पास ना ओरिजिनली 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 14 ही प्रोटॉन होते हैं, लेकिन बताओ Si4+ में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं इसके पास, बोलो, 10। और प्रोटॉन्स कितने हैं? 14। तो मोर न्यूक्लियर पुल, तो Si4+ का ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज है, जिसकी वजह से इसका साइज स्मॉल होगा। डी इज द आंसर। इसमें बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका डी है, क्योंकि Si4+ का जो साइज है वो स्मॉल है, किसके मुकाबले में?
Mg2+ के मुकाबले में ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर चार्ज। जब भी बेटा साइज की बात करेगा ना, उसका रेडियस, उसका एटॉमिक साइज, उसका आयोनिक रेडियस, तो आपने फौरन कंपैरिजन करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। पहले तो शेल देख लीजिएगा, अगर शेल का डिफरेंस हो तो आप फौरन बता सकते हैं भाई कि शेल ज्यादा है या कम है, लेकिन यहां तो शेल दोनों के सेम है। Mg2+ के पास भी 2 शेल हैं, Si4+ के पास भी 2 शेल हैं, क्योंकि उसके आखिरी शेल तो खत्म हो गया है। तो फिर न्यूक्लियर पुल की बेस पर डिसाइड करेंगे, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल, स्मॉलर इज द एटॉमिक साइज। क्वेश्चन नंबर 13 पर आए भाई। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। कह रहे इन दिस क्वेश्चन Q रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, विच एक्सप्लेनेशन फॉर द वेरिएशन इन वोलेटिलिटी। बेटा ये वोलेटिलिटी का क्या मतलब होता है? मैं कहता हूं ठीक है, कितनी एक जल्दी इवेपोरेट होता है। हाँ जी, कितने जल्दी इवेपोरेट होता है। अगर अगर मैं ये कहता हूं कि पेट्रोल इज अ वोलाटाइल लिक्विड, पेट्रोल इज अ वोलाटाइल लिक्विड, इसका क्या मतलब है बच्चों? वो जल्दी रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट कर जाता है। जी, वोलाटाइल के वो बहुत जल्दी जो है ना एवेपोरेट हो रहा है। लेकिन अगर अच्छा, वोलेटाइल होने के पीछे क्या रीजन है भाई? वो अगर आसानी से एवापोरेट हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या है, क्यों हो रहा है? रीजन ये है कि उसमें वीक आईएमएफ होंगी। उसमें क्या होगा? वीक आईएमएफ होंगी भाई, ठीक है। और अगर कोई लिक्विड लेस वोलाटाइल है, लेस वोलाटाइल मतलब वो आसानी से एवेपोरेट नहीं हो रहा, तो इसके पीछे क्या रीजन होगी बताओ? स्ट्रॉन्गर आईएमएफ। तो बेटा जरा रिलेशन तो बताओ, ये वोलेटिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का, या पहले इसका आईएमएफ से कर लेते हैं। स्ट्रॉन्गर द आईएमएफ, लेसर इज द वोलेटिलिटी। ये बात ठीक है, जितनी स्ट्रॉन्गर आईएमएफ होंगी वोलेटिलिटी उतनी कम होगी। तो अब वो ये कह रहा है कि इन दिस क्वेश्चन Q रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, विच एक्सप्लेनेशन फॉर द वेरिएशन इन वोलेटिलिटी। तो बेटा किसको आपने आईएमएफ से रिलेट करना है? तो बताओ किस में आईएमएफ स्ट्रॉन्गर होंगी? डेफिनेटली आयोडीन में, क्योंकि इट हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। Cl2, Br2, I2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, लंडन फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर। या इंस्टेंटेनियस डायपोल, देखो इस दफा उसने वही वर्ड यूज किया है। कह रहे विच एक्सप्लेनेशन फॉर द वोलेटिलिटी ऑफ ग्रुप 17 इज करेक्ट? इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल बिकम स्ट्रॉन्गर। क्या कहते हैं जी इसके बारे में? करेक्ट सर। जी, परमानेंट डायपोल होती हैं क्या इसमें? क्या इसमें परमानेंट डायपोल होंगी Cl2, Br2, I2 में? नॉन पोलर नहीं नहीं सर। अच्छा बेटा, बॉन्ड एनर्जी भी मैं आपको इनऑर्गेनिक में कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा बता देता हूं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स गैसियस फेज। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। मैंने आपको ये कहा है कि भाई वो यहां पर वोलेटिलिटी का पूछ रहा है कि वो कितने आसानी से उसकी स्टेट चेंज हो रही है। हालांकि ये जो बॉन्ड एनर्जी की जी उसने स्टेटमेंट दिया ना बॉन्ड एनर्जी की, ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट इसके लिहाज से ठीक नहीं है, इस क्वेश्चन के लिहाज से। लेकिन अगर वो इस तरह की बात करे ना, ये Cl2 है, ये Br2 और ये I2। बट मैंने आपको कहा है कि बॉन्ड एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स गैसियस फेज, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक में आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। मुझे ये बताओ बेटा, कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा? Cl2, Br2, I2, साइज इनका बढ़ते जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, कौन आसानी से ब्रेक डाउन होगा? अब आप लोगों की आवाज ब्रेक हो रही है भाई, फिर बोलें। सर आई I2 सर। I2। तो इस लिहाज से तो इसने बात ठीक की, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Q2 मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। भाई बात ठीक की है। बच्चे यहाँ पर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि सर ये ऑप्शन तो ठीक है भाई, इसने स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, लेकिन आपने तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करना है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वो तो आईएमएफ की बात कर रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो ठीक है, क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ब्रोमीन के बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, आयोडीन के बॉन्ड को ब्रेक करना और आसान है, क्योंकि बेटा इनके साइज बढ़ते जा रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पर कम होता जा रहा है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है ना, वाई सी इज रॉन्ग? जी सर। अच्छा, और डी तो बिल्कुल रॉन्ग आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है।
थोड़ा बेटा टाइम शॉर्ट है, मैं लास्ट 2 वाले आपको कराने हैं पहले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले इसको जल्दी से देख लो बेटा, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से देखो क्या इसका आंसर होगा। ये ग्राफ मैंने आपको बना कर दिया क्लास में, बताओ। यस सर। द ग्राफ शोज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन कंपाउंड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इसमें आपको देखो ग्रुप 16 का मतलब है ग्रुप 6 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन एंड टेलेरियम। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, अभी चेक कर लेते हैं। कह रहे स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई द वाटर डज नॉट फिट द ट्रेंड ऑफ द अदर कंपाउंड, देयर आर फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एटम सो देयर इज लेस शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। बड़ा ये देखो, आपने बॉइलिंग पॉइंट की बात बतानी है और ये यहां पर किसकी बात कर रहा है, शील्डिंग की। क्या शील्डिंग का कोई ताल्लुक है? शील्डिंग नो इलेक्ट्रॉन सर। नहीं, आईएमएफ का ताल्लुक है भाई। बॉइलिंग पॉइंट है तो आईएमएफ। देयर आर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, बिल्कुल बी है। कोवेलेंट बॉन्ड्स, बेटा कोवेलेंट बॉन्ड्स का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ठीक है ना। जो आईएमएफ है, जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है, वो कोवेलेंट बॉन्ड का उससे कोई लिंक नहीं होता। वाटर मॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्गर नहीं, स्मॉलर है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग करें, हरिया सर बी। बी। एक्सप्लेन करें ना बेटा। यार आपका नॉन पोलर है। ठीक है, आईसीएल में परमानेंट होता है, और आईबी और आईसीएल को कंपेयर करते हैं तो ब्रोमीन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स। अच्छा एक मिनट एक मिनट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ऊपर निकाल लें, बेटा ब्रोमीन के पास होते हैं 35 ना, तो Br2 है तो ये कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, बोलो। यस सर। अच्छा आयोडीन के पास 53 होते हैं, क्लोरीन के पास 17, कितने हो गए बेटा, 17 53। 70। 7। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आईबीआर का भी चेक कर लेते हैं, 53 प्लस 35 कितने हो गए, 80। 80। अब वो क्या कह रहा है, विच रो अच्छा देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका आ रहा है आईबीआर का, देन आईसीएल। ये तो आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। पहले इन दोनों का आंसर सोचो भाई, छोड़ दो नीचे क्वेश्चन को छोड़ दो। ये Br2 और आईसीएल, क्यों आईसीएल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, हालांकि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बच्चों। सर पोलर है। आईसीएल इज पोलर। पोलर। तो ये देखो कहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन है, आईसीएल है स्ट्रॉन्गर इंस्टेंटेनियस डायपोल, गलत है ना ये बात। आईसीएल में तो दोनों में इंस्टेंटेनियस डायपोल तो एक जैसी होंगे ना भाई, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन बोथ मॉलिक्यूल, है ना। यस सर। अगर बी को देखो, बी में कह रहे हैं जी कि आईसीएल एज परमानेंट डायपोल, ये बात कुछ ठीक लग रही है। यहां पे भी कह रहा है कि ये सी भी रॉन्ग है, कह रहे हैं आईसीएल में स्ट्रॉन्गर इंस्टेंटेनियस डायपोल नहीं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस भी सेम होंगी, तो बी और डी। अब जरा आईबीआर और आईसीएल में आ जाओ भाई। आईबीआर और आईसीएल में बेटा इन दोनों में कंपेयर करो और बताओ। देखो जब दोनों पोलर्स होंगे तो कौन डिसाइड करेगा, बताओ। जब बोथ आर पोलर कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे। तो बेटा यहां पर आप किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, आईबीआर। आईबीआर के पास। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो इसकी लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी। लंदन फोर्सेस मीन इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। तो आपने बेटा इन दोनों में जरा चेक कर लेना, बी में और डी में। कह रहे हैं आईबीआर है स्ट्रॉन्गर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, तो क्या आंसर होगा भाई, बी। जी। पर ठीक है ना, बी ही आंसर होगा बच्चों, क्योंकि जी मोर सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं बेटा जल्दी से आपको आंसर बता देता हूं ताकि आप लोग फिर खुद देखते रहिएगा। बेटा ये तो हमने क्लास में भी किया था, अक्सर अक्सर बच्चों से ये नहीं हुआ था, जरा देख लें बेटा इसको जल्दी से। 4 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ई आर शोन। एलिमेंट ई इज द पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब देखो इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ई, आपने बेसिकली देखना होता है कि देखो इसमें रूल ये है ना कि ये आपका एक एटम है, सपोज करते हैं लिथियम है। लिथियम का जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, तो जो अब आपने इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस फर्स्ट शेल से निकालना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और इसके लिए बिग जंप आता है बेटा, बिग जंप। बिग जंप का मतलब ये नहीं होता कि एक पैटर्न से एनर्जी, बिग बिग जंप का मतलब है कि 3-4 गुना ज्यादा एनर्जी। मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी आपने दी है ना 500, बेटा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1000 नहीं होगी, इससे कोई 3-4 गुना ज्यादा होगी, आप कह सकते हैं
यहाँ पर 500 है तो यहाँ पर 2000 होगी, या मे बी इससे भी ज्यादा हो, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ज्यादा एनर्जी होती है। तो आपने बताना यहाँ बिग जंप कहाँ आ रहा है। बट ये पांचवा इलेक्ट्रॉन उसने यहां से स्टार्ट किया है कि जो एलिमेंट ई है ना, इसके पांचवें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी, 16,000। सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी, 20,000। 7 को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी, 24,000। और 8 को रिमूव करने के लिए 29,000। पर इसमें कितने कितने का सर गैप आ रहा है, 17। कितने कितने का गैप आ सर रहा है। पहले पहले 3 में 4000 एंड आखिरी में 5। बेटा बिग जंप किधर है। अच्छा, आप में से अक्सर बच्चों ने कहा सर ये देखे ना ये बिग जंप है कहीं 5,000। नहीं भाई, बिग जंप अगर होता ना बच्चों, बिग जंप अगर होता तो 4,000। मैं बिग जंप किसको कहता, अगर आता जी 16,000 या 20,000, मतलब इतना गैप आ रहा होता, इतना गैप दो में डिफरेंस इतना आ रहा होता। यहां तो 4,000 4,000 5,000 6,000, दिस इज नॉट द बिग जंप। आपको याद है मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए थे, अगर किसी के सामने नोट्स है तो जरा वो मुझे अगर बता दे कि बिग जंप मैंने कितना कितना बेटा वहां पर वैल्यूज थी, है किसी के पास या नहीं है। वेट, मैं आपको यहीं से बेटा वो खोल के दिखा देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट लगेगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट ठीक हो। ये ना अक्सर बच्चों ने इसमें गलती की है। सर इसका आंसर क्या ए आ गया, होगा। क्या आ गया, हाँ बिल्कुल मैं बताता हूँ बेटा। अभी पहले मैं आपको यहां से ना वो दिखा दूं बिग जंप। ये देखिएगा भाई, ये होते हैं बिग जंप। पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1000 तकरीबन, दूसरे के लिए 19, तीसरे के लिए 2900, चौथे के लिए 49, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए 6000, छठे इलेक्ट्रॉन के लिए 21,000। ये है बिग जंप, 6,000 से 21,000। दिस इज द बिग जंप भाई। आप लोग जो वहां पर बिग जंप कह रहे हो बिल्कुल गलत कह रहे थे भाई। यहां नो बिग जंप, मतलब ना ये ग्रुप, ना इसके आउटर शेल, ना ये ग्रुप 5 से है, ना ग्रुप 6 से है, ना ग्रुप 7 से, ना ग्रुप 8 से, ना 15 से, ना 16 से, ना 17 से। पीछे कौन सा बच गया भाई। 14। एक ही ऑप्शन हो सकता है कि इट बिलोंग्स टू ग्रुप 4, क्योंकि 15 16 17 में तो बिग जंप नहीं है ना। 15 16 17 में बिग जंप नहीं है बच्चों, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप 14 से होगा। ठीक है, अच्छा बेटा इसकी जल्दी से बॉन्ड एंगल बताओ, फिर क्लास खत्म करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 19, हिस्टिडीन इज एन एमाइनो एसिड। देखो मैंने आपसे कहा था कि जहां डबल बॉन्ड आ जाए ना बच्चों, वहां पर आपने उसको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। एक पेयर ये है, डिफरेंट लोकेशंस ढूंढनी है कि कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट लोकेशन कौन सी है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है, एक पेयर इधर है, एक पेयर इधर है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन के अराउंड, हाँ। 3। लोन पेयर कितने हैं भाई, 0। तो 120। ठीक है, 120 में से होगा। अच्छा अब देखो, ये नाइट्रोजन, बेटा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है ना, ये वो नहीं डालेगा, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब बताओ जी, नाइट्रोजन के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, 107 वाली बात आ गई ना, 107। और ये देखो, आपको ये पता है ना बेटा, जब भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर बेटा, ये तीसरा बॉन्ड पेयर, ये चौथा बॉन्ड पेयर, तो ये टेट्राहेड्रल 109.5। पर ये बताएंगे जरा, व्हाई आयोडीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन क्लोरीन। अक्सर बच्चे, मैं आपको भी बता रहा हूं, अक्सर बच्चे ए करके आएंगे भाई, कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है भाई, तभी तो मेल्टिंग पॉइंट ये ठीक होगा, ए ठीक होगा बच्चों। नहीं नहीं सर। सर, नहीं, क्या होगा इसका आंसर फिर, बी। डी से। आयोडीन हैज स्ट्रॉन्गर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, क्योंकि आयोडीन हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। ये बेटा देख लो, विच फीचर इज प्रेजेंट इन बोथ इथीन एंड पोलीथीन। देखो फिर सिग्मा इथीन, बॉन्ड। फिर सिग्मा बॉन्ड्स। सी। असल में ना आपको ऑर्गेनिक अभी थोड़ी सी पढ़ानी होगी, तभी आपको पोलीथीन का मतलब समझ आएगा। पोलीथीन वैसे ओ लेवल्स में भी किया हुआ है आप लोगों ने, याद है बेटा उसका जो सारे सिंगल बॉन्ड। हाँ ऐसे। विच फीचर इज प्रेजेंट इन बोथ इथीन एंड पोलीथीन। बट अगर आप इथीन में बॉन्ड एंगल देखो तो 120 है, और यहां देखो तो 109.5 है। मुझे बताओ ये बात ठीक है या नहीं। यस सर।
तो ये तो गलत हो गया। वो कह रहा है विच फीचर इज प्रेजेंट इन बोथ, क्या दोनों के एंगल 109.5 है? नहीं भाई। अच्छा, बी कह रहा है कि पाई कोवेलेंट बॉन्ड्स, पाई तो सिर्फ इथीन में है, पॉलीथीन में तो नहीं है, ये भी गलत है भाई। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स, यस सर। और डी भी बेटा रॉन्ग है, क्योंकि अभी आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा, वो ऑर्गेनिक में करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, अभी उसको बिल्कुल लिखने की भी जरूरत नहीं है। कार्बन जब 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बन जब एक डबल बॉन्ड बनाता है वो sp2 में चला जाता है, और जब एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो sp हाइब्रिडाइज। ठीक है बेटा, मेरा ख्याल है आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं हम, बाकी इंशाल्लाह हमने आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड मंडे को इंशाल्लाह करना है। ठीक है बेटा, अल्लाह टेस्ट नहीं है मंडे को। नहीं, मंडे को टेस्ट नहीं है बेटा। अल्लाह हाफिज।